दोस्तों, आज की हमारी कहानी है खिलाफ। रात के 10 बज चुके थे, पर अभी तक घर की बहू सविता घर आई नहीं थी। हैरानी परेशान सास संध्या जी बेचैनी में इधर उधर टहल रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। कई बार तो सविता को फोन मिला चुकी थी, पर उसने फोन उठाया तक नहीं। सविता अभी 5 महीने पहले ही संध्या जी की बहू बनकर इस घर में आई थी। जब संध्या जी के बेटे सुमेश की शादी सविता से हुई थी, तब संध्या जी बहुत खुश थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि सविता में बहू जैसे कोई लक्षण ही नहीं थे। वो तो अपने ही घमंड में चूर रहना पसंद करती थी। घर में ले देकर संध्या जी, सुमेश, सविता और एक छोटा देवर वरुण था। वरुण बाहर रहकर जॉब करता था, इसलिए घर में ले देकर सिर्फ संध्या, सविता और सुमेश ही थे। छोटा परिवार था, पर पैसे टकों की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर सब थे। संध्या जी के पति की मौत के बाद उनका पूरा बिजनेस संध्या जी ने ही संभाला। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद सुमेश उनके साथ काम करने लगा। अभी तो वो बिजनेस की बारीकियां सीख ही रहा था, पर घर के दोनों माँ बेटे अकेले ही रहते हैं। इस कारण से सविता जी के सुमेश की शादी करवा दी, ये सोच करके कि घर में थोड़ी रौनक रहेगी। आजकल की लड़कियां ससुराल में निभा नहीं पाती, इस कारण संध्या जी गरीब घर की लड़की सविता को लेकर आई थी। लेकिन ससुराल में इतना ऐशो आराम देख करके सविता तो जैसे पागल सी हो गई। छोटा परिवार होने के बावजूद भी सविता को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। अचानक मिला इतना पैसा भी इंसान पचा नहीं पाता। बस यही सब सविता के साथ हो रहा था। अपने मायके में तो कमियों में ही रही है, पर यहाँ आकर तो जैसे सब कुछ बदल गया था। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, किटी पार्टी करना, बस उसके लिए यही सब कुछ था। सुमेश और संध्या जी उसे समझाते तो वो उनसे लड़ने को तैयार हो जाती, इसलिए घर का माहौल भी बड़ा खराब हो चुका था। 1-2 बार संध्या जी ने उसके माता पिता को बुलवाया, तो माता पिता ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि अब तो ये आपके घर की बहू है, हम भी क्या कर सकते हैं, आप जाने और आपकी बहू जाने। इसके अलावा वो क्या जवाब देते। सविता तो उनसे भी लड़ने को तैयार हो जाती। खैर, अभी संध्या जी सविता का इंतजार ही कर रही थी कि इतने में सुमेश अपने कमरे से बाहर निकल कर आया और संध्या जी से बोला, मम्मी, मैंने सविता को फोन ट्राई किया था, पर मेरा फोन तो नहीं लग रहा है। कहीं गई आपका फोन तो क्या नहीं बेटा, मेरा भी तो फोन नहीं लग रहा है। पता नहीं आज वो बहुत ज़्यादा ही देर हो गई है उसे, क्या करूं मैं इसका। सोचा था बहू लेकर आऊंगी तो घर में रौनक आ जाएगी, पर यहाँ तो चिंताएं बढ़ गई है। इतने में बाहर कार आकर रुकी। संध्या जी ने बाहर निकल कर देखा तो सविता उसमें में से उतरी, बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में थी। उसे देख करके लग रहा था कि उसने आज शराब पी है। यह देख करके संध्या जी को बहुत गुस्सा आया, पर पहले सुमेश की मदद से अपनी लड़बड़ाती बहू को संभालती हुई वो घर में लेकर आई। अंदर लाकर उसे जैसे तैसे सोफे पर बैठाया। वहाँ तो सोफे पर बैठने की हालत में भी नहीं थी, इसलिए बैठे बैठे ही सोफे पर लुढ़क गई। पीछे पीछे कार का ड्राइवर भी उतर कर आया। उसके हाथ में सविता का बैग था। उसे सुमेश को देते हुए बोला, सर, ये मैम का बैग। सुमेश ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और फिर बैग लेते हुए कहा,
कहाँ से लेकर आ रहे हो मैम को? जी शहर के बाहर जो नया पब बना है वहीं से, ड्राइवर ने जवाब दिया। तो सुमेश ने फिर पूछा, किसे बुक किया था आपको? इनकी हालत तो लग नहीं रही कि ये कैब बुक कर सकती है। जी मैं कोई कैब ड्राइवर नहीं हूँ, मैं अपनी 7 साल की बेटी के साथ उधर से गुजर रहा था तो मुझे ये पब के बाहर ऐसी हालत में मिली। ये कुछ बताने की हालत में नहीं थी तो मैंने इसके बैग में से इसकी आईडी ढूंढी तो इसका एड्रेस पता चला तो मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गई। जी आपको पता है बाहर का माहौल खराब है, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे कार में मेरी बेटी बैठी हुई है। सुमेश ने बाहर कार की तरफ झांक कर देखा तो एक छोटी बच्ची कार में बैठी दिखी। उसने उस अजनबी व्यक्ति को थैंक यू कहा। थोड़ी देर बाद में ही वो वहाँ से चला गया। सुमेश ने संध्या जी की तरफ देखा तो संध्या जी ने उसे इशारे से सविता को अंदर ले जाने के लिए कहा। सुमेश जैसे तैसे सविता को सहारा देकर अंदर कमरे तक ले गया और ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। बाहर आया तो संध्या जी चिंते में सोफे पर बैठी हुई थी। वो उसके पास ही आकर बैठ गया और चुपचाप छत की तरफ देखने लगा। कुछ ही मिनटों बीते थे कि अचानक संध्या जी की सिसकने की आवाज से उसकी तरंगा टूटी। मम्मी आप क्यों रो रही हो? बेटा क्या सोचकर मैं इसे लेकर आई थी और ये क्या निकली? पार्टी क्लब करती थी लेकिन अब शराब भी। ये तो कोई भला इंसान था जो उसे यहाँ छोड़कर चला गया। ऐसी हालत में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये तो हमारा घर बर्बाद कर देगी। इसके माता पिता को भी 1-2 बार बुला चुके लेकिन उन लोगों ने भी साफ पल्ला झाड़ लिया। एक बात कहूँ मम्मी, बुरा मत मानना, आपको भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। सुमेश ने कहा तो संध्या जी उसकी तरफ देखने लगी। कैसा शख्स हूँ? 1-2 बार उसे डांटा तो उसने किस तरह से बात की तुझे पता है ना? तेरे सामने ही तो उसने कहा था कि अगर मेरे पीछे पड़ोगे तो आप पर दहेज का केस कर दूंगी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे हैंडल करूं ऐसी लड़की को। संध्या जी को चिंता देख करके सुमित ने कहा, बस अब मैं जैसा कहता जाऊं आप वैसे करती जाओ। या तो सविता सुधरेगी ही या फिर यहाँ से चली जाएगी, पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो सुधरेगी ही क्योंकि उसे ऐसो आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई है। दूसरे दिन सुबह के 1 बज गए। सविता उठ करके अपने कमरे के बाहर आई तो देखा संध्या जी सोफा पर बैठी हुई थी। वहीं सुमेश ने भी अपना सामान पैक कर रखा था। उसे देखते ही वो बोली, तुम कहीं जा रहे हो क्या? सुमेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। तुम भी फटाफट अपना सामान पैक कर लो। मसा की बात सुन करके संध्या जी को थोड़ी उम्मीद जगी और वो सुमेश की सारी प्लानिंग सुन करके अपने कमरे में जाकर सो गई। वहीं सुमेश अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लगा। उसकी बात सुन करके सविता खुश होते हुए बोली, अच्छा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ का टूर प्लान किया है तुमने? स्विट्जरलैंड जा रहे हैं या मोनी से? उसकी बात सुन करके सुमेश मुस्कुराया और बोला, ना ही हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और ना ही मॉरिशस, बल्कि हम किराए के कमरे पे जा रहे हैं जो हाँ तुम्हारे मायके के वाले कॉलोनी में ही है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला हम किराए के घर में क्यों रहेंगे? सुमेश की बात सुनकर के सविता को जैसे शौक लग गया हो, पर सुमेश के बोलने से पहले ही संध्या जी बोले,
क्योंकि मैंने सुमेश और तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है, इसलिए तुम लोगों को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि रिश्ता हमेशा बराबरी वाले में ही करना चाहिए। मुझे घर में बहू की जरूरत थी, लेकिन तुम्हें तो अय्याशी करने से फुर्सत ही नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि संध्या जी की बहू शराब पी करके बाहर पड़ी हुई थी। और रही बात सुमेश की, तो इसने मुझे कौन सा सुख दिया है, अपनी बीवी तक को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा बिजनेस क्या संभालेगा? इसलिए तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। संध्या जी की बात सुन करके सविता चिल्लाती हुई बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपके खिलाफ दहेज का केस कर दूंगी। तो तुम लोग ही नहीं कर सकती। तुम्हारे माता पिता मुझे लिख कर दिए हैं कि हमने तुमसे दहेज नहीं मांगा था। यहाँ तक कि उन लोगों ने ये भी कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो मेरा साथ रहेंगे और अपनी बेटी के खिलाफ वो लोग गवाही देने को तैयार हैं। और रही बात घरेलू हिंसा की, वो भी गलती मत करना। कल रात को जब तुम शराब पीकर लड़खड़ाती हुई घर में आई थी तो सारे आस पड़ोसियों ने तमाशा देखा था। यहाँ तक कि कुछ लोग ने तो वीडियो भी बना लिए थे। संध्या जी की बात सुन करके सविता हैरान रह गई। वो फटाफट अपने कमरे में गई और फटाफट अपने मोबाइल से अपने दो पापा को फोन लगाकर उसने बात की। तो उसके पापा ने भी कहा, बेटा तूने ही मजबूर किया है हमें। पैसा देखकर तू इतनी पागल हो गई कि तुझे छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं रहा। तू तो हमें ही सुनाने से बाज तक नहीं आती है और अब तो शराब भी पीने लगी है, इसलिए हम गलत का साथ नहीं देंगे, कहकर उसके पापा ने फोन काट दिया। सविता को कुछ सूझा नहीं रहा था। उसने अपने सारे दोस्तों को फोन लगा दिया, लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला कि संध्या जी ने सविता और उसके पति को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, तो हमेशा मक्खी की तरह उसके आसपास भिनभिनाने वाले उसके सारे दोस्तों उससे कन्नी कटकर दूर हो गए। किसी ने भी सविता को रिस्पॉन्स नहीं किया। आखिर थक हार कर बाहर आकर संध्या जी के पैरों में पड़ते हुए उसने माफी मांगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, पर हमें घर से बेदखल मत करो। पर इस बार संध्या जी झुकने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। जब तक तुम्हें पैसे और इज्जत की कीमत समझ में नहीं आए, तब तक तुम्हारे इस घर में कोई जरूरत नहीं है। ये शुक्र मानो कि कम से कम मैंने सुमेश को अपनी ऑफिस से नौकरी दे दी है, तो तुम्हारा घर का खर्चा चल जाएगा, पर उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। दरवाजा खुला है, तुम लोग जा सकते हो। सविता ने उदासी से सुमेश की तरफ देखा तो सुमेश ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? तुम्हारे उठकर आने से पहले मैंने मम्मी से बहुत समझाया, पर इस बार बात उनके दिल को चुभ चुकी है, इसलिए वो मानी ही नहीं। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे भी ये ऐसो आराम तो मेरी मम्मी के थे। मेरे जितना औकात है मैं तुम्हें उतना ही दे पाऊंगा, इसलिए हिम्मत रखो और अपना सामान पैक करो और चलो यहाँ से। आखिर मजबूरन सविता को अपना सामान पैक कर वहाँ से जाना पड़ा। वहाँ से निकलकर एक किराए के कमरे में दोनों रहने चले गए। उसे कमरे में देखते ही सविता की रुलाई छूट गई। कहाँ तो इतने बड़े बंगलों में ऐसो आराम की जिंदगी जीती थी और कहाँ एक छोटा सा कमरा जिसमें
एक तरफ स्लेब लगी हुई थी जो रसोई के लिए थी। उसमें सुमेश ने कहा, और कोई कमरा नहीं मिला क्या तुम्हें? इसी कमरे में रहना, इसी में खाना बनाना कैसे होगा? तो सुमेश ने उदास चेहरे से उसकी तरफ देखा और कहा, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ सविता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मम्मी ने अपने ऑफिस में मुझे नौकरी भी सिर्फ 18,000 की दी है। अरे तुम तो 5 महीने ऐसो आराम में रही हो, मैं तो इतने सालों से रह रहा था। सोचो मुझे कितना तकलीफ हो रही होगी। अगर तुम शुरुआत में ही समझ जाती तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अब सविता बिल्कुल चुप हो गई। कहने से तो कुछ होने वाला नहीं था, गृहस्थी तो शुरू करनी ही थी, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। इन 5 महीनों में काम करने की आदत तो छूट ही गई थी, क्योंकि घर में नौकर चाकर थे, इसलिए उसे बहुत परेशानी हो रही थी। खुद ही उठकर झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, कपड़े हाथों से धोना, बिना एसी के सोना। पर समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ सेट होने लगा था, लेकिन अब पैसे की कीमत पता चलने लगी थी। शॉपिंग में पैसे उड़ाने वाली सविता अब आलू प्याज का भी मोल भाव करने लगी थी। सुमेश की भी फिक्र करने लगी थी। धीरे धीरे उसे घर गृहस्थी में सुकून मिलने लगा था। वक्त यूं ही बीतता रहा। आखिर 1 साल का समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। सुनने में आया कि वरुण का रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन संध्या जी ने उसे बुलाएगी इसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक दिन दोपहर में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने संध्या जी खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर एक पल के लिए लगा तो सविता हैरान रह गई, पर शिष्टाचार बस उसके पैर छूकर उन्हें आदर सहित घर में लेकर आई। संध्या जी से एक नजर पूरे कमरे पर मारी। कमरे में सविता ने बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर रखा था। सविता ने एक कुर्सी लाकर उन्हें बिठाया और फटाफट उनके लिए पानी का ले आई। संध्या जी ने पानी पीने के बाद सविता से कहा, मैं अपने बेटे बहू को लेने आई हूँ। उनकी बात सुनकर के सविता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने हमें माफ कर दिया मम्मी जी? उनकी बात सुनकर के संध्या मुस्कुराती हुई बोली, हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब फटाफट अपना सामान पैक करो और चलो। लेकिन मम्मी जी, सुमेश जी, इतनी इज्जत। पहले तो सिर्फ सुमेश बोलती थी। उनकी बात सुनकर के सविता एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, अब कीमत पता चल चुकी है कि मेरे पास सबसे कीमती मेरा पति है। ये पता चल चुका है कि पैसा आज है कल नहीं। दोस्त भी कई दिखावे के ही होते हैं, एक पति ही होता है जो आपके हर कदम में आपके साथ चलता है। बस मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। उस समय भी मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, पर तुझे ये सब बातें समझ में नहीं आई थी, इसलिए मजबूरन मुझे वो कदम उठाना पड़ा था। लेकिन आज मेरी बहू हर चीज समझ चुकी है, अपनों की अहमियत को जान चुकी है, इसलिए मैं तुझे आज लेने आई हूँ। और यही रही बात सुमेश की, वो तो ऑफिस से सीधा घर ही जाएगा। मैं उसे बात कर ही के आई हूँ। संध्या जी के कहने पर सविता ने अपना सामान पैक किया और घर आ गई। आज संध्या जी ने अपने बहू का दोबारा गृह प्रवेश करवाया। सही मायने में कहा जाए तो आज घर की बहू का घर प्रवेश था। शाम को जब सुमेश आया तो संध्या जी ने
उससे कहा, अब तो सविता का सब कुछ बता दो कि ये तुम्हारा आइडिया था। तब सुमेश ने कहा, मम्मी कुछ बातें पर्दे में ही रहे तो अच्छा है, इसलिए तुम्हारी बहू को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये तुम्हारा नहीं मेरा आइडिया था। और आज तक सविता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। धन्यवाद दोस्तों।